अस्सलाम नमस्ते एंड गुड डे टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि एक सीरीज हम ऑलरेडी बहुत बार मैं बता चुका हूँ अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मैंने एक सीरीज लॉन्च की है जिसके मुताबिक अगर आपको किसी भी प्रेजेंटेशन में डिफिकल्टी है तो डू लेट मी नो, और या मुझे आप अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। तो ये एक स्टूडेंट थे और जिन्होंने मुझे ये ओवर यूज सिंड्रोम के ऊपर प्रेजेंटेशन भेजी। तो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या है और उनको क्या क्या दुश्वारी थी, तो मैं फुल तरफ से एक्सप्लेन करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड मेक श्योर कि ये प्रेजेंटेशन मैंने नहीं बनाई तो ये जिस टीचर ने भी बनाई है, आई मस्ट व्हाट वी कैन से अप्रिशिएट हिम और हर। तो ये किसी टीचर ने बनाई है जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए दी और स्टूडेंट ने मुझे भेजी है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकूं। तो लेट्स कंटिन्यू कि व्हाट इज द ओवर यूज सिंड्रोम। तो एक तो वर्ड ओवर यूज सिंड्रोम जो इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि कोई भी चीज जब कोई भी एक्टिविटी जब ओवर लिमिट से बाहर जब उसको हम यूज करते हैं उसकी वजह से जो अलामात प्रोड्यूस होते हैं उसकी ये कोई सिंड्रोम है। तो ओवर यूज सिंड्रोम मतलब कलेक्शन ऑफ सिम्टम, ओवर यूज मतलब जब हद से ज्यादा किसी चीज का यूज हो तो ओवर यूज सिंड्रोम है, उसकी वजह से सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली, तो वो कोई भी चीज हो सकती है। इन शॉर्ट दैट इज अ रिपीटेटिव ट्रॉमा सिंड्रोम। कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टास्क जो रिपीटेटिवली होता रहे और वो किसी मसल या किसी स्ट्रक्चर, किसी लिगामेंट या किसी किसी भी स्ट्रक्चर को जब डैमेज करता है तो उसकी वजह से जो ट्रॉमा होता है उसको रिपीटेटिव ट्रॉमा सिंड्रोम या उसको ओवर यूज सिंड्रोम हम कह सकते हैं। लेट्स सी। ओवरयूज कैन अकर इन एनी मस्कुलोटेंडनस स्ट्रक्चर इन द एल्बो रीजन। किसी भी रीजन में किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर हो सकता है, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द एल्बो के ऊपर भी हो सकता है, बट इट इज मोस्ट कॉमनली अकर इन द मसल्स अटैच टू द लेटरल एंड मीडियल एपिकैंडल। वैसे तो ये कहीं पे भी हो सकता है लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो मीडियल एंड लेटरल एपिकैंडलाई कंडाइल्स जो है हमारे उनके ऊपर। ओवर जो ज्यादातर मीडियल एपिकैंडाइल है वहां पे फ्लेक्सर के मसल्स ओरिजिनेट होते हैं और जो लेटरल एपिकैंडल है वहां पे एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल ओरिजिनेट होते हैं। तो वहां पे उनके मुस्तकिल यूज की वजह से लिमिट से बाहर जब हम ओवर यूज की वजह से वहां पे क्या क्या अलामत प्रोड्यूस होती हैं और उनकी वजह से क्या क्या होता है उनको हम इधर फोकस करेंगे। Overuse of medial and lateral musculotendinous जो structures हैं, they causing a microscopic tear and inflammation, which is commonly termed as epicondylitis। जिस वर्ड के लास्ट में ITIS लगता है वो इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। तो मीडियल एपिकंडाइल हो या लेटरल एपिकंडाइल हो, वहां पे मौजूद अगर जो मसल स्ट्रक्चर्स मौजूद है वहां पे उनको अगर मुस्तकिल ओवर यूज बियॉन्ड द लिमिट अगर यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो अलामात जनरेट होते हैं उनको हम एपिकंडाइलिटिस कहते हैं। अगर मीडियल होगा तो मीडियल एपिकंडाइलिटिस, लेटरल होगा तो लेटरल एपिकंडाइलिटिस। तो दीज आर द कॉमन पैथोलॉजीज जो कि फिर हम इनको लेटरल टेनिस एल्बो को लेटरल एपिकैंडिलाइटिस भी कहा जाता है और मीडियल एपिकैंडिलाइटिस को गोल्फर्स एल्बो, उनको हम भी पढ़ते हैं कि क्यों कहा जाता है। लेटरल एल्बो टेंडिनोपैथी या टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकैंडिलाइटिस बेसिकली इज कॉमनली कॉल्ड लेटरल एपिकैंडिलाइटिस। इनकी सिम्टम क्या होगी कि आपको जहाँ पे लेटरल एपिकैंडाइल है वहां पे पेन टेंडर मिलेगा, पेन मिलेगा वहां पे, हार्ट टच लगाने से वहां पे जो स्ट्रक्चर्स मौजूद है ज्यादातर एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स ओरिजिनेट होते हैं वो भी पेनफुल होंगे। तो सिम्टम इंक्लूड द पेन इन द मोस्ट रिस्ट एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ टेंडन जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जो कि लेटरल एपिकैंडाइल पे लगे होते हैं। Okay, and also the joint with the gripping activities. The most frequent location of involvement is the musculotendinous junction of the extensor carpi radialis brevis, although the extensor communis is also involved in many patients. जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है इसके पैथोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट की वो मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन है किसका, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस ब्रेविस का। although the extensor जो communis is also involved in many patients, और लेकिन मोस्ट कॉमन एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस ब्रेविस। पॉजिटिव टेस्ट जो कि इंडिकेट करेंगे कि ये लेटरल एपिकैंडिलाइटिस ही है, उसके लिए डिफरेंट टेस्ट वगैरह भी आते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। आप सिंपली वहां पे टेंडरनेस पैल्पेट कर सकते हैं नियर या एग्जैक्टली ओवर द लेटरल एपिकैंडाइल्स। पेन विद द रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन, जब आपकी एल्बो एक्सटेंडेड होगी और रिस्ट को आप रेजिस्टेड, उसको कहेंगे कि आप रेजिस्ट करेंगे पेशेंट को रिस्ट की एक्सटेंशन को तो वो उनको पेनफुल मिलेगा विद एल्बो एक्सटेंडेड। यही सेम एल्बो एक्सटेंडेड के साथ जब उसकी रेजिस्टेड मिडिल फिंगर एक्सटेंशन भी कराएंगे तो भी उसको पेनफुल मिलेगा बिकॉज दे इन दोनों का जो एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल है वो लेटरल एपिकैंडिलाइटिस से ओरिजिन करता है। उसके बाद अगर फोर आर्म उसकी, अब एल्बो एक्सटेंडेड होगी लेकिन फोर आर्म उसकी प्रोनेटेड होगी और जब आप उसकी पैसिवली रिस्ट की फ्लेक्शन करोगे तो वो भी आपको पेनफुल मिलेगी। तो तीन चीजें हैं, एल्बो एक्सटेंडेड के साथ पहले उसकी रिस्ट की एक्सटेंशन करानी है, रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन, तो वो पेनफुल मिलेगी मतलब पॉजिटिव है।
एल्बो एक्सटेंडेड के साथ रेजिस्टेड मिडिल फिंगर एक्सटेंशन, वो भी पेनफुल मिलेगी। इसी एल्बो एक्सटेंडेड के साथ बट फोर आर्म प्रोनेट करके, अब यहाँ पे रेजिस्टेड नहीं, पैसिवली आपने रिस्ट को फ्लेक्स करना, तो वो भी पेनफुल मिलेगी। लेटरल एपिपेंडिलाइटिस को टेनिस एल्बो या मिल्स, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। वैसे मिल्स की मैनिपुलेशन भी यूज होती है, लेकिन पहले हम सब मिल्स की बात करेंगे। वाल पेल्पेटिंग द लेटरल एपिपेंडाल, जब आप उसका लेटरल एपिपेंडाल पेल्पेट करेंगे तो उसको पेनफुल मिलेगा, लेकिन व्हाट द एग्जामिनर हैज टू डू, एग्जामिनर ने पहले फोरआर्म पेशेंट की जो प्रोनेट करनी है पैसिवली, उसके बाद रिस्ट को फ्लेक्स करना है। जैसे ही रिस्ट की फ्लेक्शन करेंगे एंड देन एक्सटेंड एल्बो, मतलब पहले आपने फोरआर्म को प्रोनेट करके रिस्ट को फ्लेक्स करना है एंड देन एल्बो की एक्सटेंशन परफॉर्म करनी है, तो वहां पे पेन मिलेगा जो कि पॉजिटिव टेस्ट को इंडिकेट करेगा, और यही टेस्ट मिल्स मैनिपुलेशंस भी कहलाती है। सेम पोजीशन में आपने पहले थोड़ी सी एल्बो की 20 to 30 डिग्री फ्लेक्शन रखनी है, तो फोरआर्म को क्या करना है, पहले प्रोनेट करना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अपना एक हाथ आप लेटरल एपिपेंडाइल पे रखें टेंडन फील करने के लिए, रिस्ट पहले फोरआर्म को प्रोनेट करें, रिस्ट को पैसिवली फ्लेक्स करें, उसके बाद एल्बो की एक्सटेंशन करें जो लास्ट की 20 डिग्री है, तो उसके आप एल्बो को एक्सटेंशन करेंगे, तो पेशेंट को लेटरल एपिपेंडिस पे पेन मिलेगा, तो मतलब टेस्ट जो है पॉजिटिव है। और यही एक सॉर्ट ऑफ टेक्निक भी है जो कि मिल्स मैनिपुलेशन भी कहलाती है। दिस मैनूवर व्हाट व्हाट डज बेसिकली, ये आल्सो रेडियल नर्व के ऊपर प्रेशर 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 जो है वो डालती है। इट मीन जिन हजरात में रेडियल नर्व कंप्रेस्ड है या कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उनमें अगर ये टेक्निक परफॉर्म करेंगे तो उसकी रेडियल की सिम्टम भी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन वो फिर रेडियल नर्व इंजरी की पैथोलॉजी होगी। तो मतलब इन ऑर्डर टू वेरीफाई द रेडियल नर्व फंक्शनिंग, तो ये हम परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह रेडियल नर्व फ्लॉसिंग टेस्ट है ना, तो वो हम एल शोल्डर लेवल पे करते हैं, ये एल्बो लेवल पे। दिस मैनूवर आल्सो पुट्स द स्ट्रेस ऑन द रेडियल नर्व इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर किसी को रेडियल नर्व की कंप्रेशन है तो यही सिम्टम्स मिलेंगे आपको रेडियल नर्व की। ओके, लेटरल एपिपेंडिलाइटिस में कूजिन्स टेस्ट किस तरह परफॉर्म होती है? कूजिन टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट की एल्बो को आपने स्टेबलाइज करना होता है, एज यू कैन सी इन पिक्चर कि लेफ्ट हाथ से जो है वो पेशेंट की एल्बो को पहले स्टेबलाइज किया हुआ है, जो कि रेस्ट आप रखेंगे, अपना हाथ स्टेबलाइज भी देंगे और अपना थंब रखेंगे लेटरल एपिपेंडाइल पे, अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पैल्पेशन। पेशेंट उसके बाद पेशेंट को कमांड दिया जाता है कि एक्टिवली मुट्ठी बना, फिस्ट बनाए एंड देन प्रोनेट द फोरआर्म, रेडियली डेविएट एंड एक्सटेंड द रिस्ट व्हाइल एग्जामिनर जस्ट रेजिस्ट द मोशन। तो पेशेंट ने थेरेपिस्ट ने सबसे पहले पेशेंट की एल्बो को स्टेबलाइज करके अपना जो है वो हैंड प्लेसमेंट करनी है, ताकि वो लेटरल एपिपेंडाइल के ऊपर पैल्पेशन फील कर सके। उसके बाद पेशेंट को पैसिवली कमांड देना होता है कि वो अपनी मुट्ठी बनाए, फिस्ट बनाए बेसिकली। उसके बाद फोरआर्म को प्रोनेट करे, रेडियल डेविएशन करे और रिस्ट को एक्सटेंशन करे, और थेरेपिस्ट ने मीनवाइल सिर्फ इन मोशन को जो है रेजिस्ट करना होता है। और अगर पेन मिले ओवर द लेटरल एपिपेंडिलाइटिस, लेट्स सपोज द कूजिन टेस्ट इज पॉजिटिव, अ सडन सीवियर पेन इन द एरिया ऑफ द लेटरल एपिपेंडाइल, आपको एक फौरी तौर पे लेटरल एपिपेंडिलाइटिस में जो है वो पेन मिलेगा, जो कि इंडिकेट करता है कि कूजिन टेस्ट इज पॉजिटिव। द एपिपेंडाइल मे बी पैल्पेटेड टू इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ द पेन। देन मीडियल एल्बो, जिसको गोल्फर्स एल्बो, मीडियल एल्बो टेंडिनोपैथी या मीडियल एपिपेंडिलाइटिस। ओके, गोल्फर्स एल्बो, जिसको आमतौर पर मीडियल एपिपेंडिलाइटिस भी कहा जाता है, जिसमें ज्यादातर फ्लेक्सर या प्रोनेटर और ग्रुप ऑफ मसल जो है वो ओरिजिनेट करते हैं जंक्शन ओवर द मीडियल एपिपेंडाइल पे, तो इसका पेन आपको मीडियल साइड पे मिलेगा। सो इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द रिपीटेटिव मोशन इनटू द रिस्ट फ्लेक्शन, अगर रिस्ट फ्लेक्शन करके आप ज्यादातर रिपीटेटिव, कोई वो एक्सटेंशन में थी, ये फ्लेक्शन में है, अगर रिस्ट फ्लेक्शन कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें मुस्तकिल रिस्ट की बार बार फ्लेक्शन हो रही है और वो एक्टिविटी रिपीटेटिवली होती रहे, लेट सपोज, तो यू कैन जनरेट, तभी जो गोल्फ गोल्फ खेलते हैं लेट सपोज, उनमें रिस्ट की फ्लेक्शन ज्यादातर हो रही होती है और वो रिपीटेटिवली यूज हो रहा था, इसीलिए उनमें ये ज्यादा कॉमन, इसीलिए गोल्फर्स एल्बो कहा जाता है। लेटरल एपिपेंडिलाइटिस में रिस्ट की एक्सटेंशन और होती है, और ज्यादातर टेनिस एल्बो के पेशेंट्स में ये एक्टिविटी और वो रिपीटेटिवली हो रही होती है, इसीलिए इसको टेनिस एल्बो कहा जाता है। Such is the swinging of the golf club, जो golf है, pitching a ball, a work-related grasping, shuffling peppers and lifting the heavy objects, इस तरह का। पॉजिटिव टेस्ट इनके मीडियल एपिपेंडिलाइटिस पे टेंडरनेस आपको मिलेगी, वहां पे लेटरल एपिपेंडिलाइटिस था। पेन विद द रेजिस्टेड रिस्ट फ्लेक्शन परफॉर्म विद द एल्बो एक्सटेंडेड, सेम एज दिस पैटर्न है, बस रिस्ट एक्सटेंशन की जगह रिस्ट फ्लेक्शन आपने एड अप कर देनी। तो एल्बो एक्सटेंडेड के साथ जब रेजिस्टेड रिस्ट फ्लेक्शन होगा तो वो पेनफुल मिलेगी। और पेन विद द पैसिव रिस्ट एक्सटेंशन परफॉर्म विद एल्बो, और इसी एल्बो एक्सटेंडेड के साथ अब आपने पैसिवली जब पेशेंट की रिस्ट जो है वो एक्सटेंशन में लेके जाएंगे तो पैसिवली आपको पेन मिलेगा। गोल्फर्स एल्बो टेस्ट, व्हाइल द एग्जामिनर पेल्पेट द पेशेंट, थेरेपिस्ट ने अपना हाथ जो है वो
इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, मीडियल साइड पे रखा हुआ ताकि वो उसको कैलकुलेट कर सके मीडियल एपिकेंडाइल पे। एंड देन पेशेंट्स फोरआर्म इज पैसिवली सुपिनेटेड एंड एग्जामिनर एक्सटेंड द एल्बो एंड रिस्ट। पेशेंट की जो फोरआर्म पैसिवली पहले सुपिनेट की जाती है, उसके बाद जो एग्जामिनर है देन एक्सटेंड द एल्बो एंड देन द रिस्ट, एल्बो को एक्सटेंड करके रिस्ट को, मतलब पहले सुपिनेट करना है पैसिवली, फोरआर्म जो कि थोड़ी सी प्रोनेट या मिड प्रोन में होगी, उसको पैसिवली सुपिनेट करके एल्बो को और रिस्ट को फिर आपने एक्सटेंड सर्विस में करना होता है। पॉजिटिव साइन क्या होगी? मीडियल एपिकेंडाइटिस पे पेन मिलेगा इस पोजीशन में। इटियोलॉजी मतलब रीजंस क्या क्या है? मोस्ट कॉमन यूज ऑफ एपिकेंडाइटिस इज है सक्सेसिव रिपीटेटिव यूज और स्ट्रेन ऑफ द रिस्ट। रिस्ट के फोरआर्म के मसल्स एक्सटेंसर हो या रिस्ट के फ्लेक्सर्स है, अगर रिस्ट के फ्लेक्सर्स की रिपीटेटिव एक्टिविटी होगी तो मीडियल एपिकेंडाइटिस, अगर एक्सटेंसर होगी तो लेटरल एपिकेंडाइटिस। रिजल्ट इज माइक्रो डैमेज, पार्शियल टीयर, माइक्रो डैमेज तो होते रहते हैं, लेकिन जब वक्त के साथ साथ इसको इग्नोर किया जाता है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं और उसके बाद भी एक्टिविटी मुस्तकिल रखी जाती है, तो ये कंडीशन एक्सीड कर जाती है। द रिजल्ट इज द माइक्रो डैमेज एंड द पार्शियल टीयर यूजुअली नियर द मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन एंड व्हेन द स्ट्रेन एक्सीड, जब स्ट्रेन जो स्ट्रेन है एक्सीड कर जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ द टिश्यू को, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली यहाँ पे साइनिंग आपको क्या क्या साइन साइन एंड सिम्टम मिलेंगे? आपको इन्फ्लेमेशन भी मिल सकती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेन्युलस टिश्यू या एडियन बनना शुरू हो जाते हैं। देन रिकरिंग प्रॉब्लम आर सीन बिकॉज द रिजल्टिंग इमोबाइल और इमेच्योर स्कार इज री डैमेज्ड बेसिकली। ये प्रॉब्लम री अकर भी हो सकते हैं बेसिकली। ओके, और रीअकरिंग के चांसेस ज्यादातर क्यों मिलते हैं? रिजल्टिंग द इमोबाइल आर, या तो जो डैमेज अपना डैमेज पार्ट होता है या जो टिश्यूज होते हैं उसको इमोबाइल किया जाता है, इमोबाइल किया जाता है तो प्रॉपर उसकी हीलिंग नहीं हो रही होती, और जब वो वापस एक्टिविटी की तरफ जा रहे होते हैं तो सफिशिएंट हीलिंग की ना होने की वजह से वो अल्टीमेटली रीअकर हो जाती है कंडीशन। हाइपर सेंसिटिविटी भी हो जाती है रेडियल और अल्नर नर्व्स की, क्योंकि यहाँ पे मुस्तकिल प्रेशर एक्टिविटी की वजह से मुस्तकिल मसल्स यूज हो रहे हैं, तो मसल्स के अंदर नर्व सप्लाई नर्व्स भी क्रॉसिंग कर रही होती है, तो हाइपर सेंसिटिविटी और द रेडियल अल्नर नर्व भी हो सकती है, एज आल्सो बीन रिपोर्टेड इन वुमन विद लेटरल एपिकेंडाइटिस, जो कि इंडिकेट करता है कि मैकेनिकल इरिटेशन जो मुस्तकिल रिस्ट का यूज कर रहे हो बेसिकली, और नर्व की जो सेंटाइजेशन है उनमें बड़ा लिंक है। कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट क्या हो जाता है? ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पेन इन द एल्बो रीजन आफ्टर एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ द रिस्ट एंड हैंड। पेन व्हेन एनरोल्ड मसल इज स्ट्रेच और व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, तब पेन होगा जब उस जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, जो मसल इन्वॉल्व है, उसको स्ट्रेच दिया जाएगा। मसल की स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी। ग्रिप स्ट्रेंथ चली जाएगी क्योंकि रिस्ट के फ्लेक्सर और एक्सटेंसर अफेक्टेड हो जाते हैं, जो कि लिमिटेड बाय पेन भी हो सकता है। टेंडरनेस मिलेगी एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन, जो कि मोस्ट कॉमन कंडाइल्स हैं आपके, such as over the lateral or medial epicondyle and also the head of the radius or muscle belly। कॉमन एक्टिविटी लिमिटेशन कौन कौन सी हो सकती हैं उसको हम देखते हैं। इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोवर्किंग एक्टिविटीज सच एज द रैकेट स्पोर्ट, थ्रोइंग अ गर्ल्फ एल्बो, ब्लड सपोर्ट, क्योंकि आपकी रिस्ट अफेक्टेड है। डिफिकल्टी विद द रिपीटेटिव फोरआर्म रिस्ट, रिस्ट के जो रोजमर्रा के टास्क हैं, डेली लिविंग की एक्टिविटीज है, उनमें भी डिफिकल्टी होगी। फाइन मूवमेंट्स में स्पेशली लाइक दी हैमरिंग या स्क्रू ड्राइवर यूजेज एक्सेट्रा, शफलिंग पेपर वगैरह। ऑपरेटिव में प्रोटेक्शन फेज में हमारे पास पेन को डिक्रीज करना, इन्फ्लेमेशन और एडिमा और स्पाज्म को भी कम करना हमारा टास्क होता है, जिसकी वजह से इमोबिलाइजेशन परफॉर्म की जाती है। वैसे तो राइस मेथड भी होता है, लेकिन इमोबिलाइजेशन में आप उसको रेस्ट मसल्स को दे सकते हैं इमोबाइल करके। इमोबाइल के लिए आप उसको ब्रेस बना दिया, कोई सपोर्टिंग डिवाइस दे दी, कोई स्प्लिन दे दिया, जिस तरह कॉकअप स्प्लिन जो है जिसमें एल्बो और फिंगर्स दे आर फ्री टू मूव बेसिकली, बट कॉकअप स्प्लिन इज बेसिकली यूज किया जाता है ताकि आपकी जो रिस्ट की एक्टिविटी है वो थोड़ी सी जो है वो व्हाट वी कैन से इमोबाइल हो जाए बेसिकली, बाकी जो एल्बो एंड फिंगर्स की मूवमेंट्स हैं दे आर फ्री टू मूव। पेशेंट इंस्ट्रक्शन, पेशेंट को कमांड दिया जाता है कि जितनी भी रिपीटेटिव एक्टिविटी या ओवर स्ट्रेस एग्जेजरेटिंग एक्टिविटीज हैं, जब कोई मुस्तकिल रिपीटेटिव एक्टिविटी जो वही अगेन एंड अगेन लाइक हैमर है, मुस्तकिल अगर वो यूज कर रहा तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना हो गया, या कोई हैवी ऑब्जेक्ट थ्रोइंग हो गया, इस तरह करके। एंड फाइनली द राइस मेथड की अगर हम बात करें तो आइसिंग मतलब द क्रायोथेरेपी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एडिमा एंड swelling। डेवलप द सॉफ्ट टिश्यू एंड जॉइंट मोबिलिटी, डेवलप करने के लिए मल्टीपल एंगल मसल सेटिंग की जाती है, लो इंटेंसिटी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस रिकमेंड कराई जाती है। हैव द पेशेंट टू रिमूव द स्प्लिन सेवरल टाइम्स अ डे एंड परफॉर्म द जेंटल, मतलब मुस्तकिल के तौर पे वो ब्रेस या अपनी जो डिवाइस जो भी उसने सपोर्टिंग डिवाइस पहनी है स्प्लिंट वगैरह वो ना पहने, उसको काफी टाइम उतार के अपनी
लो जेंटल एक्सरसाइजेस भी कर सकता है। एमईटी टेक्निक हो गई या रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होगी, लेकिन पेन फ्री रेंजेस तक उसने परफॉर्म करनी होती है, या पैसिवली थेरेपिस्ट ने करानी होती है। टेक्निक फॉर रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स में पेशेंट पोजीशन एंड प्रोसीजर के हवाले से सिटिंग विद द फ्लैक्स्ड एल्बो फ्लैक्स्ड होगी, फोरआर्म प्रोनेटेड होगी और रेस्टिंग ऑन द टेबल, एंड देन रिस्ट शुड बी इन एक्सटेंशन। बिगिन विद द जेंटल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जो रिस्ट के मसल्स हैं उनकी जेंटल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं विद द रिस्ट एक्सटेंसर इन द शॉर्टेंड पोजीशन। Resisted wrist extension, hold the contraction up to the 6 second, up to the count of the 6। उसकी जो resisted wrist extension आप करा रहे हो, उस वही contraction आपने count of 6, मतलब round about 6 second तक hold down करना होता है, फिर relax करना होता है और यही repeat करना होता है several time repeat कराना होता है। And then again move the wrist backward toward the flexion and then repeat the isometric resistance and all। ठीक, don't move into the painful range या इतना resistance नहीं देना जो कि painful contraction करवाए, इसका ख्याल रखना होता है। टेक्निक फॉर द रिस्ट फ्लेक्सर मसल वो रिस्ट एक्सटेंसर थी। पेशेंट पोजीशन एंड पोस्चर क्या होगा, सिटिंग विद द एल्बो अप फ्लैग्ड पोजीशन में होगी, फोर आर्म रेस्टिंग ऑन द टेबल एंड रिस्ट डेफिनेटली शुड बी इन फ्लेक्शन। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, बिगिन विद द जेंटल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रिस्ट फ्लेक्शन इन शॉर्टन पोजीशन। अब रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन की जगह अब हमने रेजिस्टेड रिस्ट फ्लेक्शन करानी होती है, और अगेन जैसे ही वो रेजिस्टेड रिस्ट फ्लेक्शन करेगा यही काउंटिंग आपने 1 to 6 की करनी है, 6 सेकंड, देन रिलैक्स एंड देन रिपीटेड फॉर द सेवरल टाइम, और फाइनली रिपीटेशन करा के गो बैक टू द रिस्ट एक्सटेंशन एंड रिपीटेड। अगेन इस पे भी आपने पेनफुल फोर्स वगैरह नहीं देना होता। क्रॉस फाइबर मसाज जो कि अप्लाई कर सकते हैं हम, जेंटल क्रॉस फाइबर मसाज, जाकि स्पेशली जहाँ पे लीजन है, जहाँ पे साइट ऑफ लीजन है, लेट्स सपोज मीडियल गोल्फर्स एल्बो तो मीडियल एपिकेंडिलाइटिस हो गया, टेनिस एल्बो तो लेटरल एपिकेंडिलाइटिस हो गया, लेटरल एपिकेंडाइल हो गया। मेंटेन अपर एक्सट्रीमिटी फंक्शन। अब प्रॉब्लम एल्बो पे है तो हम शोल्डर को तो इमोबाइल नहीं कर सकते, सेम फॉर नाई, रिस्ट पे प्रॉब्लम है तो हम एल्बो को नहीं पकड़ सकते, लेट्स सपोज। तो जिस जॉइंट पे प्रॉब्लम है उसको इमोबाइल करो, बाकियों की एक्टिविटी बरकरार रखो। तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन हैव द पेशेंट परफॉर्म टू जॉइंट्स नॉट इमोबिलाइज, जो मेंटेन उनकी इंटेग्रिटी तो मेंटेन करनी है ना, जो जॉइंट रिस्ट अफेक्टेड है रिस्ट को इमोबाइल करो, बाकी जॉइंट्स को तो इमोबाइल ना करे ताकि उनकी रेंजेस ना चली जाए। resisted exercises करा सकते हैं, help the patient to perform the shoulder and scapular resisted scapular range of motion exercise and stabilization exercise। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट को कंट्रोल मोशन एंड पैटर्न कंट्रोल मोशन एंड रिटर्न टू द फंक्शनल फेज में क्या आ जाता है उसको हम देखते हैं। यूटिलाइज द फॉलो मैनेजमेंट गाइडलाइन एंड इंटरवेंशन, देयर आर नो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, आपको साइंस इन्फ्लेमेशन नहीं मिलती तो हम इंटरवेंशन को यूटिलाइज। इंक्रीज मसल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्कार मोबिलिटी, जिसके लिए हम मैनुअल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यूज द एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, एगोनिस्ट मतलब प्राइम मूवर, होल्ड एंड रिलैक्स मेथड एंड पैसिव स्ट्रेचिंग टेक्निक टू इलोंगेट द टाइट मसल। मसल की स्ट्रेचिंग करानी है तो हम यहाँ पे होल्ड एंड रिलैक्स पीएनएफ का पार्ट हो गया, एमईटी मसल एनर्जी टेक्निक्स भी हो सकती हैं जिसमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवा के हम उसकी स्ट्रेचिंग या रेसिप्रोकल इनहिबिशन भी करा सकते हो ताकि मसल्स को पेन ना हो। For both the wrist extensor and wrist flexor, the elbow must be extended. Elbow should be in extended form. To stretch the wrist extensor, pronate the रिस्ट एक्सटेंसर को स्ट्रेच करने के लिए फोरआर्म को प्रोनेट करो, फ्लेक्स करके एंड अल्ना डेविएट करो रिस्ट को, एंड देन फ्लेक्स द फिंगर। तो अगर आपने प्रॉपरली रिस्ट के एक्सटेंसर्स को स्ट्रेच देना है तो सबसे पहले फोरआर्म को प्रोनेट करना होगा, फोरआर्म को प्रोनेट करके फ्लेक्स करके अल्ना डेविएट, फ्लेक्शन एंड अल्ना डेविएशन एट द रिस्ट, एंड देन डू द फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर्स। अगर हमने एक प्रॉपर तरीके से पेट्रोल से रिस्ट एक्सटेंसर को स्ट्रेच देना है तो व्हाट यू नीड टू डू कि आपने सबसे पहले फोरआर्म को प्रोनेट किया, उसके बाद फ्लेक्स एंड अल्नर डेविएट एट द रिस्ट, ठीक है, फ्लेक्शन एंड अल्नर डेविएशन करके रिस्ट की, देन यू नीड टू फ्लेक्स द फिंगर्स। और रिस्ट के फ्लेक्सर को स्ट्रेच करने के लिए इसका बिल्कुल रिवर्स कर लो, सुपिनेट द फोरआर्म, नाउ एक्सटर्नल एक्सटेंड एंड रेडियल डेविएट एट द रिस्ट एंड एक्सटेंड द फिंगर, बिल्कुल अपोजिट है। सो इफ आई रिपीट, अगर आपने एक्सटेंसर को स्ट्रेच देना है तो सबसे पहले फोरआर्म को प्रोनेट करो, फ्लेक्स एंड अल्नर डेविएट करो रिस्ट को और फिंगर को फ्लेक्स करो, और अगर रिस्ट फ्लेक्सर्स को आपने स्ट्रेच देना है तो सुपिनेट करो फोरआर्म को पहले, देन व्हाट यू नीड टू डू के फोरआर्म को सुपिनेट करके एक्सटेंड एंड रेडियली डेविएट करो रिस्ट पे और फिंगर्स को एक्सटेंड करो। Self stretching technique, as you can see in the picture. Okay, cross friction fiber massage, एक gentle massage, palpate to localize the scar and then apply a small pressure and then intensity of the massage as tolerate up to the bearability, depend करता है और आप बढ़ा सकते हो। Restore the joint tracking at the RU joint,
and then mobilization with movement, जो कि Mulligan की technique है. These techniques are used to restore the normal tracking of the radius on the capuchum so that the forearm muscles can be strengthened without the painful symptoms. And these are the manual mobilization technique, if you can see in the picture. Improve, I will try my best कि मैं इसके ऊपर आपको next time वीडियो बनाकर दूं. Improve the muscles performance and function, जिसके जिसके लिए आप counter force, elbow sleeve और strap बना सकते हैं. Use an elbow orthosis supporting devices, पेन को reduce करने के लिए या ultimately what we can say immobile करने के लिए. General strengthening and conditioning, polymetric exercises, plyometric exercises. Add plyometric exercises also if the patient's goal include the returning to the, अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ वापस जाना चाहता है या ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज की तरफ जिसमें एल्बो एंड फोरआर्म में अच्छा खासा पावर चाहिए, तो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की तरफ भी हो जा सकता है. फाइनली द पेशेंट एजुकेशन, एजुकेशन जिसमें पेशेंट को एडवाइस और टेक्निक के हवाले से प्रिवेंटिव मेजर सारा प्रोटोकॉल उनको गाइड किया जाता है. पेशेंट को ये भी बताया जाता है कि ओवरलोड फोर्स को किस तरह अवॉइड किया जाए और किन किन एक्टिविटी से बचा जाए, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करानी है. इन एडिशन टू द एक्सरसाइज इंक्लूड द होम इंस्ट्रक्शन आल्सो, ताकि वो फ्रिक्शनल मसाज या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस किस तरह करें. राइट. टेस्ट फॉर लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी में हम कुछ टेस्ट जो है परफॉर्म भी करते हैं, जिसमें वेरस स्ट्रेस टेस्ट भी है और वेलगस टेस्ट भी होता है. ये वेरस टेस्ट हम लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी के लिए करते हैं. पेशेंट कैन बी इन सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन. पेशेंट्स पेशेंट्स की जो एल्बो है वो स्लाइटली फ्लेक्स होगी डाउन रोड 20 से 30 डिग्री. देन स्टेबलाइज द एग्जामिनर्स हैंड एंड एडक्शन और वेरस फोर्स इज अप्लाइड बाय द एग्जामिनर. अंदर की तरफ मीडियली फोर्स, एज यू कैन सी कि थेरेपिस्ट ने किस तरह उसको जो है वो ग्रिप किया है. राइट जो हैंड है वो पोस्टीरियर टू द रिस्ट है और जो लेफ्ट हैंड है वो एल्बो पे है. अब इसने अंदर की तरफ मीडियल साइड की तरफ एडक्शन या वेरस फोर्स अप्लाई करना होता है बाय द एग्जामिनर. कहाँ पे? डिस्टल फोरआर्म पे, ताकि लिगामेंट को हम पैल्पेट भी कर सके और लिगामेंट को चेक कर सके. नॉर्मली क्या होता है, लिगामेंट इज टेंस व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड. जब नॉर्मली लिगामेंट जो टेंस होता है जब स्ट्रेस अप्लाई हो रहा होता है. बट अगर पेन मिलता है या डिक्रीज रेंज मिलती है या लैक्सिटी आपको मिलती है, दैट कैन बी फाउंड. दोनों तरफ से आप राइट और लेफ्ट से कंपेयर करते हो कि टेस्ट जो है पॉजिटिव है, जो कि इंडिकेट करती है कि लिगामेंट जो है वो इंजर्ड है बेसिकली. ओके. वेलगस में आप आउटसाइड फोर्स लगाते हो. इसी तरह पेशेंट्स की आर्म को स्टेबलाइज करके वन ऑफ द एग्जामिनर हैंड उसको पहले उसको स्टेबलाइज करता है एट द एल्बो एंड देन अदर हैंड प्लेस ओवर द पेशेंट्स रिस्ट. नाउ फोर्स, एबडक्शन फोर्स, आउटवर्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है डिस्टल फोरआर्म पे. एंड डिस्टल एज यू कैन सी इन एरो, डिस्टल फोरआर्म पे अप्लाई किया जाता है और अल्टीमेटली वही आपको मिलेगा. नॉर्मली लिगामेंट टेंस में आ जाएगा जब फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन इन केस ऑफ द डिक्रीज रेंज, लैक्सिटी या पेन, जो कि अनइन्वॉल्व साइड से आप कंपेयर कर लो, तो वो पेन वो टेस्ट को पॉजिटिव इंडिकेट करता है. थैंक यू सो मच. दिस वाज ऑल अबाउट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ ओवर यूज रिपीटेटिव ट्रॉमा. जो एक्टिविटीज हम मुस्तकिल ओवर यूज की वजह से और उस स्ट्रक्चर को ओवर यूज करने से, और ये अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी टॉपिक क्लियर ना हो, देन डू लेट मी नो in the comment box. Thank you so much. Until then, don't forget to share and subscribe my channel.